नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, ये दृष्टि आईएएस का यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 2 है। ठीक, कौन सा है? टेस्ट नंबर 2। इसमें हमने अब तक बात कर ली है 17 प्रश्नों के बारे में। अपने पिछले लेक्चर या टेस्ट नंबर 2 के पार्ट 1 में हमने 17 प्रश्नों के बारे में अच्छे से बात कर ली है। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 18 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को ज़रूर से ज़रूर दबा दें। ठीक, और लाइक भी करते चलिएगा यार, लाइक तो करना बनता है, इतनी मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं। यहाँ सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। चूँकि ऐसे प्रश्नों को आप स्वयं पढ़ते हैं और स्वयं करते हैं, इसीलिए वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके फटाक से अपना आंसर टिक कर लीजिए। समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि सोच रहे हैं 50 प्रश्न तो आज कम से कम हम लोग कर ही ले। चलिए, अब तक आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। इसका सही है, मैं बताता हूँ। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। दारा शिकोह कादरी संप्रदाय से संबंधित थे। शेख शहाबुद्दीन जो है यह सुहरावर्दी से संबंधित थे। वहीं शेख अहमद सरहिंदी यह नक्शबंदी से संबंधित हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। मोइनुद्दीन चिश्ती यह चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। दारा शिकोह का संबंध कादरी सिलसिले से है। वहीं वहीं जो है शेख शहाबुद्दीन का संबंध सुहरावर्दी सिलसिले से है और शेख अहमद सरहिंदी का संबंध है नक्शबंदी सिलसिले से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न दिया हुआ है, तो पढ़ते हैं पहले कथन। कथन ए है कि बाबर ने अपने जीवन वृत्तांत लिखने हेतु तुर्की भाषा का प्रयोग किया था। और कारण आर बताया जा रहा है कि मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा तुर्की थी। बताना है नीचे कूट के दिए गए प्रयोग कर कि सही उत्तर कौन सा है। कूट है ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही है एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है। वहीं ऑप्शन बी है कि ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सत्य किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है कि ए गलत किंतु आर सही है। चलिए जल्दी करिए। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य किंतु आर गलत है। मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा तुर्की नहीं थी, मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा थी फारसी। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं बाबर के जीवन वृत्तांत के बारे में, जिसे आत्मकथा भी कहते हैं। ठीक, तो इसका नाम क्या था बताइए। इसका नाम था तुजुक ए बाबरी, अथवा इसे और एक तुजुक है ना, तुजक नहीं, तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाबरनामा। आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे इन चीज़ों से। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। मोहम्मद अकबर बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम था इसका पूरा। ठीक है, बाबर का। यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जो कि यहाँ पे दिया भी हुआ है। यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा तुर्की न होकर के फारसी थी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि अकबर की मनसबदारी प्रणाली निम्नलिखित में से कहाँ से प्रेरित थी। ऑप्शन है ए मंगोलिया में, बी अफगानिस्तान से, सी फारस से, अथवा डी तुर्की से। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अकबर की जो मनसबदारी प्रणाली थी यह जो है मंगोलियाई सेना से या मंगोलिया से प्रेरित थी। ठीक है, चूँकि चंगेज खा किसके द्वारा? चंगेज खा के द्वारा जो है मंगोलियाई सेना का इस प्रकार से संगठन किया जाता था। ठीक है, उसी से प्रेरित होकर क्या, उसी को देख करके अकबर के द्वारा इस प्रणाली को अपनाया गया था। ठीक है, हालांकि यह भारत में जो है मूल रूप से नई ही थी, लेकिन थी यह मंगोलियाई सेना की ही प्रणाली या वहीं से प्रेरित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था। ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, अथवा डी जहांगीर। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बताइए डी, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के द्वारा जो है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए ऐसे जानकारी 1605 में तंबाकू लाया ही किसने था? तो पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू को इंट्रोड्यूस किया 1605 में। ठीक, तो उसके कुछ समय बाद इसके हानिकारक प्रभाव को देखते हुए 1617 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी जानते रहिए, तो ये हो सकता है एग्जाम में अगर कुछ भूले तो याद आ जाए। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसका प्रभाव था। पहला है टॉलस्टॉय, दूसरा है रस्किन, तीसरा है थोरो
और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है कि ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 अथवा डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, गांधी जी तीनों से ही प्रभावित थे। यह तीनों मूल रूप से जो है धर्मनिरपेक्ष लेखक थे। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष लेखक थे और गांधी जी इन सब की विचारधारा से प्रभावित थे। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले इसे हटाते हैं, तीन जो लिखा पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले थोरो की बात करते हैं। इनका पूरा नाम था हेनरी डेविड थोरो। ठीक है, हेनरी डेविड थोरो इनका पूरा नाम था। इनसे प्रेरित होकर के गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा का कॉन्सेप्ट इन्हीं का था, सविनय अवज्ञा। ठीक है, इसके लिए लेकर स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा गांधी जी को यहाँ से बहुत मिली, सविनय अवज्ञा वाली जो इनकी थ्योरी थी हेनरी डेविड थोरो की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कौन बचता है? रस्किन। तो रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक श्रम की प्रेरणा ली थी। ठीक है, किसकी? शारीरिक श्रम की प्रेरणा रस्किन ने, शारीरिक लिखा हूँ, सोचिए, शारीरिक श्रम की प्रेरणा रस्किन से गांधी जी ने ली थी। ठीक है, और टॉलस्टॉय से क्या लिया था? तो भैया टॉलस्टॉय से इन्होंने लिया था, इनका एक प्रसिद्ध उद्धरण है, ठीक, उद्धरण या कथन है कि ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर है। अब इससे गांधी जी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए थे। ठीक है, तुम्हारे अंदर है या तुम्हारे अंदर ही है, इससे जो है गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रेरित भी हुए थे। ठीक है, और इसी को गांधी जी द्वारा, इसी को आधार बना करके अहिंसा को अपना आंदोलन का मुख्य आधार भी बनाया गया था। ठीक है, फिर से बता दूं एक बार, थोरो सविनय अवज्ञा की बात से प्रभावित हुए थे थोरो के, रस्किन से शारीरिक श्रम सीखा था, टॉलस्टॉय से ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर है, इसी को इन्होंने आधार बना करके अहिंसक आंदोलनों को चालू किया था। किसने? गांधी जी ने। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखा जाना था। इसके लिए निम्नलिखित में से किसे गांधी के साथ कार्य करने के लिए चुना गया था? ऑप्शन है ए एन.सी. केलकर, ऑप्शन बी 2 बी.जी. तिलक, ऑप्शन नंबर 3 है आई.बी. सेन और ऑप्शन नंबर 4 है मोतीलाल नेहरू। बताइए नीचे कूट का प्रयोग करके सही आंसर को। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 4 या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बोलते बोलते ऑप्शन ही हो गए हैं। लाइक करते चलिएगा, भूलिएगा मत। चलिए, चुने तो गए थे, सही आंसर है, पहले तो बताता हूँ, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन को चुना गया था गांधी जी के साथ मिल करके कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए। ठीक, 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। लेकिन गांधी जी द्वारा प्रस्ताव किया गया था, गांधी जी की इच्छा थी कि बाल गंगाधर, इसे भी जानते रहिए कि इच्छा किसकी थी, ऐसा प्रश्न भी आया है। ठीक है, गांधी जी की इच्छा थी कि बाल गंगाधर तिलक और C.R. दास को लिया जाए, लेकिन चूंकि इन लोगों के पास समय का अभाव काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए गांधी जी के द्वारा इनके चेलों को चुना गया। ठीक, एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन को। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ बताइए, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो अथवा डी लॉर्ड डफरिन। बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक का था? 1984 से लेकर के 1988 तक का कार्यकाल था लॉर्ड डफरिन का, और इसी समय कांग्रेस की स्थापना होती है 1985 में। ठीक, तो डफरिन का कहना था कि कांग्रेस जो है कुछ अदूरदर्शी अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या है। ठीक, मतलब जिनकी दूरदर्शिता नहीं है जिनके पास, और वह अल्पसंख्यक है, सिर्फ उनकी यह संस्था है कांग्रेस। चलिए,
अगले प्रश्न के पास चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन की, फिर से देख लीजिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया? पहला है एनी बेसेंट, दूसरा है ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की गई। ठीक है, बाकी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, एनी बेसेंट सबसे पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट 1917। बदरुद्दीन तैयब जी यह बनते हैं 1987 में, ये 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और यह कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। वहीं लाला लाजपत राय जो है 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष सत्र के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। ठीक, वहीं बाल गंगाधर तिलक एक बार भी कांग्रेस की समिति के अध्यक्ष नहीं बने हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जुलाई 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना भारत की राजनीतिक उन्नति हेतु इंग्लैंड में प्रचार कार्य करने के लिए की गई थी। ठीक है, किसकी स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना 1889 में की गई थी। कहाँ पर? ब्रिटिश समिति है तो ब्रिटेन में ही होगी ना। और किस लिए की गई थी इसकी स्थापना? भारत की राजनीतिक उन्नति हेतु इंग्लैंड में प्रचार कार्य करने के लिए। ठीक, अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। देखिए, इन सब स्टेटमेंट जो लंबी लंबी रहती ना, इनसे अपना एकाक आंसर या इसको याद समझते हुए चला करिए। क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन ये ना आकर के कुछ और आ गया और उसका आंसर ये रहता है। ठीक, पूछ लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की स्थापना कब हुई थी? भाई 1889 में हुई थी। किस लिए हुई थी? तो भारत की राजनीतिक उन्नति है तो इंग्लैंड में प्रचार प्रसार कार्य करने के लिए, है कि नहीं। चलिए, तो बताइए कि इनमें से इसका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है ए विलियम डिग्बी, बी विलियम वेडरबर्न, सी दादा भाई नौरोजी अथवा डी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ए ओ ह्यूम। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे और विलियम डिग्बी इसके क्या थे? सचिव। ठीक है, विलियम डिग्बी इसके सचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति के सचिव विलियम डिग्बी थे और इसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न। इसका गठन जो है किया गया था दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, यह सब इंग्लैंड में ही थे और इन सब के द्वारा मिल करके एक एजेंसी बनाई गई थी और इसी एजेंसी को बाद में 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति के रूप में जाना गया। ठीक है, उस समय एलन ऑक्टेवियम ह्यूम भी इंग्लैंड में ही थे। एओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना की बात इन्हीं के द्वारा की गई थी। चलिए, अभी थोड़ा शॉर्ट में बस इतना पता तो है ही आप लोगों को सबको। हाँ, देखिए, पहले इस समिति की बात कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले इस समिति द्वारा एक पत्रिका भी निकाली जाती थी जिसका नाम था इंडिया। पूरा नाम था इंडिया और जर्नल फॉर द डिस्कशन ऑफ इंडियन अफेयर्स। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति द्वारा एक जर्नल निकाली गई थी जिसका नाम था इंडिया, अ जर्नल फॉर द डिस्कशन ऑफ इंडियन अफेयर्स। ठीक, अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति के? तो इसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न और सचिव थे विलियम डिग्बी। अब याद रहेगा आपको। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है ए गैरी कास्पररोव, ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी सर्गेई करजाकिन या फिर ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथन आनंद की यह पुस्तक है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। ठीक, यह किसके खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद? तो यह खिलाड़ी हैं, बताइए, शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक, ग्रैंड मास्टर बोला जाता है, शतरंज के ग्रैंड मास्टर। आइए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए।
यहाँ पूछा जा रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट सर्वत्र कवच विकसित करने के लिए आर्मी डिजाइन ब्यूरो उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन है ए लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास, ऑप्शन बी कर्नल ज्योति शर्मा, ऑप्शन सी कर्नल DP के पिल्लई या फिर ऑप्शन डी मेजर अनूप मिश्रा। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेजर अनूप मिश्रा को जो है बुलेट प्रूफ जैकेट सर्वत्र कवच के लिए जो है आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जान लेते हैं थोड़ा सा इस जैकेट के बारे में, ज़रूरी हो जाता है जब बात आती है डिफेंस से। तो देखिए डिफेंस टेक्नोलॉजी दोनों बातें हैं ना, ज़रूरी हो जाती है इससे चर्चा करना। तो देखिए यह बुलेट प्रूफ जैकेट लेवल 4 लेवल का है। सबसे पहले तो इसका लेवल है 4। यह स्नाइपर के शॉट को भी झेल सकता है। ठीक, स्नाइपर के शॉट को भी यह झेल सकता है, ऊपर वाला ही नहीं रहेगा, स्नाइपर के शॉट को भी झेल सकता है और कुछ नहीं होगा सैनिकों को हमारे। ठीक है, बाकी इसका विकास कहाँ किया गया है, तो पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है मिलिट्री कॉलेज ऑफ मिलिट्री साइंस। ठीक, कॉलेज ऑफ मिलिट्री, यहाँ नीचे लिखता हूँ, ऊपर आएगा नहीं, मिलिट्री इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग, ठीक, इधर से जी रहेगा, पुणे के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में। ठीक, स्नाइपर को भी यह झेल सकती है। लेवल 4 की यह बुलेट प्रूफ जैकेट है। बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम है सर्वत्र कवच, विकास किया गया है मेजर अनूप मिश्रा जी के द्वारा। ठीक, और इसी के लिए इन्हें आर्मी डिजाइन ब्यूरो के द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए ये स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात आ गई, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया व्योम मित्र है। ऑप्शन है ए एक मौसम पूर्वानुमान उपग्रह, ऑप्शन है बी भारत और मालदीव के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ऑप्शन सी किसानों को मौसम की जानकारी प्रसारित करने हेतु एक ऐप, या फिर ऑप्शन डी इसरो द्वारा विकसित एक अर्धमानवीय हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसरो द्वारा विकसित एक अर्धमानवीय या हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट है। ठीक, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी अर्धमानवीय हाफ ह्यूमैनॉइड क्या है। देखिए इसका सिर है, गर्दन है और धड़ है, पैर नहीं है। ठीक, पैर इसका नहीं है, इसीलिए यह हाफ ह्यूमैनॉइड इसे बोला जा रहा है। ठीक, बाकी इसका काम क्या होगा, तो जो हमारा गगनयान जाएगा जब 1922 कह रहा हूँ 2022 में जब गगनयान हमारा जाने वाला है, उसके पहले यात्रियों को अंतरिक्ष में रहने में क्या क्या समस्या आ सकती है, उसके शोध हेतु इसे 2020 या 2021, ठीक 2020 के अंत या 2021 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यह कार्य क्या क्या कर सकता है, तो यह यात्रियों के साथ बातचीत कर सकता है। ठीक है, पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली के लिए भी कार्य कर सकता है, बता सकता है कि भैया पर्यावरण कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, इन सबको यह महसूस कर सकता है और बता भी सकता है, और साथ ही साथ यात्रियों को पहचान भी सकता है और लोगों के प्रश्नों का जवाब भी दे सकता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। यह ये भी बता सकता है कि केबिन यानी कि जिस सूट के अंदर जो है अंतरिक्ष यात्री रहेंगे उसके अंदर का वातावरण कैसा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, या इन्हें फील करेगा और बताता रहेगा। तो टोटल हमको अनुभव हो जाएगा कि हाँ भाई इस बॉक्स के अंदर जब हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे तो उनको कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, इसरो द्वारा इसका विकास कहाँ पर किया गया था जानते हैं, तो इसरो द्वारा इसका विकास किया गया था अपने इनर्शियल, जानते रहिए इसका नाम कभी हो सकता है पूछ ले। ठीक, इनर्शियल सिस्टम यूनिट में। यह कहाँ पर है इनर्शियल सिस्टम यूनिट, तो यह है तिरुवनंतपुरम में। ठीक, तिरुवनंतपुरम में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि ट्रैकिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह एक निश्चित बार कोडिंग सॉफ्टवेयर है जो यह सुनिश्चित करता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में छेड़छाड़ नहीं की जाती है। और कथन 2 है कि देश में सबसे पहले इसे उत्तर प्रदेश पुलिस बल द्वारा उपयोग में लाया गया है। बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2।
चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ठीक, यह बारकोडिंग का एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर है जो यह सुनिश्चित करेगा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में छेड़छाड़ नहीं की जाए। सबसे पहले बात करिए फॉरेंसिक रिपोर्ट की। देखिए, जहाँ घटनास्थल होता है, जो हत्या होती है, मर्डर होता है, तो वहाँ कुछ सबूत या साक्ष्य या एविडेंस छूट जाते हैं, तो उनको इकट्ठा करना, उनकी पहचान करना, उनकी लैब में टेस्टिंग करना ही फॉरेंसिक कहलाती है, और इसको बना करके एक रिपोर्ट तैयार करना ही फॉरेंसिक रिपोर्ट है। ठीक है, मोटा मोटा ऐसे जानिए। अब बात करते हैं ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया एक ऐप आधारित सॉफ्टवेयर है। इसमें जो है, इसे जो है हरियाणा पुलिस के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? तो हरियाणा पुलिस के द्वारा इसको विकसित किया गया। हरियाणा पुलिस के द्वारा इसको विकसित किया गया है ट्रैकिया को। किस लिए? तो विशेष रूप से फॉरेंसिक जांच के लिए ही विकसित किया गया। ठीक, जो फॉरेंसिक रिपोर्टों में छेड़छाड़ हो जाती है कि ठीक पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, बाद में सबूत कुछ मिटा दिया, कुछ सबूत जोड़ दिया, तो इन सब छेड़छाड़ को रोकने के लिए ही इस सॉफ्टवेयर को बार कोडिंग के बेस्ड पर बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में, कुछ नया है ना, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जानते रहिए, कहीं से भी प्रश्न बना दिया जाता है। ठीक, इस सॉफ्टवेयर द्वारा किया क्या क्या जाएगा, बस इतना। पहली चीज़ तो यह फॉरेंसिक टीम का चुनाव भी जो है सफल करके लेगा, मतलब कभी इनका कभी इनका कभी इनका कभी इनका, कुछ सुनिश्चित नहीं रहेगा और किसी को पता नहीं रहेगा कि इनका चुनाव होने वाला है। तो जहाँ पर जिस घटनास्थल पर जाना होगा इस टीम को, जिस टीम का इसने चुनाव किया है, तो उसको जो है पहले से यह सूचना नहीं रहेगी, या फिर बड़े अधिकारियों द्वारा ऐसे नहीं किया जा सकता कि भैया आप चले जाओ और देख लो मेरे परिचय का है या कुछ ऐसा ऐसा है। इस चीज़ की संभावना ख़त्म होती है। ठीक, अब दूसरा चीज़, जब यह कर लेगा तो जो ये लोग घटनास्थल पर जा करके नमूनों को इकट्ठा करेंगे, ठीक उसी समय से यह सॉफ्टवेयर और अच्छे से काम करने लगेगा। क्या? यह सारी रिपोर्टों को, सारी चीज़ों को अपनी जगह पे एक डेटा बना करके या एक क्लाउड में सेव करता रहेगा, और सारी जानकारियों की एक बार कोडिंग भी बनाता रहेगा। तो अब जब बार कोडिंग भी बन गई, चीज़ें सेव भी हैं ऑलरेडी, तो इनसे छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। ठीक, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, अथवा डी कर्नाटक। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसमें बस इतना जानते रहिए और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना राज्य द्वारा जो है वर्ष 2020 को एआई वर्ष घोषित किया गया। वैसे तो विश्व समुदाय नहीं, चीन के द्वारा जो है वर्ष 2020 को कोरोना वर्ष घोषित कर दिया गया है। अब चीन वाला जानते हैं, तेलंगाना ज़्यादा मजबूत। भाई भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, तेलंगाना की बात कर रहा हूँ। चलिए, प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? वाह 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 वाह, बताइए फटाक से कौन सा सुमेलित है, पढ़ करके। बड़ा इंतजार रहता है मुझे ऐसे प्रश्नों का। सही सुमेलित पूछ रहा है, बाकी 3 गलत सुमेलित है। अरे आप तो वीडियो पॉज किए होंगे ना। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो का मंदिर यह चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था। बाकी महाबलीपुरम की अगर बात करें तो यह बनवाया गया था पल्लव वंश के शासकों द्वारा। ठीक है, एलोरा की गुफाओं की अगर बात करें तो यह शकों द्वारा नहीं बनवाया गया था। निर्माण इसका काफ़ी बार किया गया था, 2वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी तक, लेकिन शक वंश उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी खजुराहो का चंदेल वंशों द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक, अब मीनाक्षी टेम्पल की बात करें तो मीनाक्षी टेम्पल का निर्माण करवाया गया था पांड्य शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? तो पांड्य शासकों के द्वारा मीनाक्षी टेम्पल का निर्माण करवाया गया था, शासकों द्वारा। ठीक, महाबलीपुरम का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा, एलोरा की गुफाओं का निर्माण विभिन्न कालों में विभिन्न शासकों के द्वारा, खजुराहो का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा, और मीनाक्षी टेम्पल का निर्माण पांड्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक, याद रहेगा। आइए आगे चलते हैं, घटना चक्र वाली सीरीज कंटिन्यू करते रहिए, मज़ा आएगा, वहाँ पे सब कुछ और डिटेल में पता चलता रहेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 33, यहाँ पूछ रहा है कि कालिका पुराण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। दूसरा, इस पुस्तक में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है। और कथन 3 है कि इसका श्रेय ऋषि मार्कंडेय को दिया जाता है। बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है कि ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2, 3, या फिर ऑप्शन डी केवल 2, 3। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कह रहा हूँ, डी। ठीक, केवल 2 और 3 इस पुस्तक में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है,
और बाकी इसकी रचना का श्रेय ऋषि मार्कंडेय को दिया जाता है। बात करते हैं सबसे पहले यह किस संप्रदाय से संबंधित है, तो यह जो है हिंदू धर्म के शक्ति या शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। ठीक, किससे? शक्ति या शाक्तवाद या शाक्त धारा से यह संबंधित है। कौन सा? कालिका पुराण। वास्तव में कालिका पुराण को अगर देखा जाए तो इसको विच्छेद कर दीजिए, काली का पुराण आता है। क्या आता है? काली का पुराण, ये आता है कालिका पुराण से, अर्थ ऐसा निकलता है। ठीक, या काली पुराण या सती पुराण या कालिका तंत्र भी इसे कहा जाता है। बाकी यह कुछ उन ग्रंथों में है जिसमें हिंदू शब्द का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। बाकी किसी ग्रंथ में भी हिंदू शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो बस बाकी और तो कुछ खास है नहीं। यह है कि इसकी रचना का श्रेय ऋषि मार्कंडेय को दिया जाता है, इतना आप ध्यान रखिए। बाकी इसमें जो है देवी के दिव्य चरित्र का वर्णन किया गया है इस कालिका पुराण में, जिसमें उन्होंने जो है भगवान शिव को जो है तपस्वी से जो है क्या किया? गृहस्थ जीवन में वापस ले आई थी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब संकलित किया? ऑप्शन है ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु नानक देव या ऑप्शन सी डी गुरु अर्जुन देव। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव द्वारा जो है सिखों की ग्रंथ आदि ग्रंथ की या गुरु ग्रंथ साहिब को सर्वप्रथम संकलित किया गया था। कब? 1604 में। यह कौन से गुरु थे? तो सिखों के यह 5वें गुरु थे। ठीक है, बाद में होता क्या है कि सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे, सिखों के 10वें गुरु, 5वें नहीं 10वें। ठीक, तो इनके द्वारा जो है आदि ग्रंथ को ही सिखों का गुरु बना दिया गया। ठीक, इन्होंने कहा कि भैया आपसे यही आपके गुरु हैं, तो तब से इसका नाम हो गया गुरु ग्रंथ साहिब जी। बहुत ही पवित्र पुस्तक मानी जाती है यह सिख धर्म में। वैसे भी हम सबको सभी धर्मों की पुस्तकों को पवित्र ही मानना चाहिए और उनका समान रूप से सम्मान करना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था? ऑप्शन है ए अंग्रेज, बी रोहिल्ला, सी अफगान, डी मुगल। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगान सैनिकों द्वारा जो है पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था। कब हुआ था? तो 14 जनवरी, डेट याद करते चलिए, 14 जनवरी 1761 में यह युद्ध हुआ था। ठीक, और इसमें मराठाओं का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। सदाशिवराव भाऊ द्वारा जो है मराठा सेना का नेतृत्व किया गया था। वहीं अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक, इन दोनों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, अब मराठी सेना का नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ के द्वारा। 14 जनवरी 1761 में यह युद्ध हुआ था, जिसमें मराठी सेना बहुत बुरी तरीके से हार गई थी। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली देखिए यह अफगान का संस्थापक, अफगानिस्तान या अफगान का संस्थापक था, ऐसे जान लीजिए। अफगान का संस्थापक था अहमद शाह अब्दाली। इसकी सीमा जो है आमू दरिया, कहीं कहीं सीमा पूछता है। ठीक, आमू दरिया जिसे अक्सास नदी बोला जाता था, अब बोला जाता है। आमू दरिया से लेकर के हिंद महासागर तक, ठीक, हिंद महासागर तक इसकी सीमा थी। वहीं खुरासान से कश्मीर, खुरासान, कश्मीर और पंजाब तथा सिंध तक इसका साम्राज्य विस्तारित था। पंजाब और सिंध तक इसका साम्राज्य था अहमद शाह अब्दाली का। ठीक, पानीपत के तीसरे युद्ध की डेट जरूर याद रखिए और किनके किनके बीच हुआ था। 14 जनवरी 1761 हुआ था अफगान और मराठाओं के बीच। मराठी सेना का नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने। ठीक, बाकी अभी जब उधर बात होगी घटना चक्र में तो और डिटेल में बात की जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? निम्नलिखित में से घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। ऑप्शन है ए अलाई दरवाज़ा, बी जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद,
सी इल्तुतमिश का मकबरा अथवा डी गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अलाई दरवाजे में सर्वप्रथम जो है घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग किया गया था। घोड़े का नाल कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ठीक। तो इस प्रकार के मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम अलाई दरवाजे में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, मतलब उसके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछ रहा है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां अथवा डी औरंगजेब। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ठीक। शाहजहां के शासनकाल में जो है उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। दरअसल शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह, ठीक। दारा शिकोह है ये, ठीक है। शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह। इनके द्वारा जो है सीर ए अकबरी, ठीक। इस पुस्तक में जो है लगभग 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया। किस भाषा में? फारसी भाषा में, ठीक है। दारा शिकोह देखिए अपनी उदारता और सहनशीलता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। इसीलिए जो है इनको, दारा शिकोह को लेन पुल के द्वारा क्या कहा गया? लेन पुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा, लघु अकबर। तो वहीं शाहजहां ने इन्हें शाह बुलंद इकबाल कहा, शाह बुलंद इकबाल। बात कर लेते हैं एक और कृति की या एक और रचना की दारा शिकोह की। तो इनकी एक मौलिक कृति या मौलिक रचना थी जिसका नाम था मज्म उल बहरीन। मज्म उल बहरीन इनकी मौलिक रचना थी। सीर ए अकबरी में इन्होंने जो है 52 उपनिषदों का जो है अनुवाद किया था। सीर ए अकबर में इन्होंने जो है 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसने? सब कुछ दारा शिकोह में, ठीक। शासनकाल उस समय शाहजहां का था। और लेन पुल द्वारा जो है इनको लघु अकबर कहा गया, लघु अकबर। तो वहीं शाहजहां द्वारा जो है इनको उपाधि दी गई शाह बुलंद इकबाल की, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई। किसको? दारा शिकोह को। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्होंने वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता को पुनर्जीवित करने के लिए वेदों की ओर लौटों का आह्वान किया। कथन 2 है कि उनका मानना था कि अच्छी सरकार भी स्वराज का विकल्प नहीं हो सकती। बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है कि ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इन्होंने वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। साथ ही साथ इनका मानना था कितनी भी अच्छी सरकार हो भैया, स्वराज इसका विकल्प नहीं हो सकती, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा दयानंद सरस्वती जी के बारे में, ठीक है। कभी कभी स्पष्ट रूप से पूछा जाता है। तो यह थे कौन थे? यह समाज सुधारक थे और पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप ही इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ठीक। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था मूल शंकर। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? तो मथुरा के एक नेत्रहीन थे इनके गुरु। इनका नाम था स्वामी विरजानंद। क्या नाम था? स्वामी विरजानंद इनके गुरु थे। यह मथुरा के एक नेत्रहीन शिक्षक थे जिनसे स्वामी दयानंद जी ने वेदांत की शिक्षा ली। आर्य समाज की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। बाद में इसका मुख्यालय, सबसे पहले 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। बाद में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया था लाहौर में, ठीक है। बस और कुछ खास है नहीं। वेदों की ओर लौटों का नारा इनके द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। किस लिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी? बताया ना मैंने आपको, पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप। ऐसा ना हो कि पाश्चात्य प्रभाव इतने ज़्यादा प्रभावी हो जाएं
कि हिंदू धर्म ही नष्ट हो जाए, इसीलिए इसकी प्रतिक्रिया हिंदू धर्म के मूल ही ना नष्ट हो जाए, ठीक है। इसीलिए इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने पुनरुत्थानवादी एक संस्था स्थापित की थी जिसका नाम था आर्य समाज, ठीक है। चलिए, इनके द्वारा जो है एक प्रसिद्ध रचना है, वह है उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक। इंग्लिश में इसको कहते हैं द ट्रू एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन, ठीक है, एक्सपोजिशन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन्होंने निंदा भी की थी, ये जानते रहिए, कि जो बाद के उत्तरकालीन हिंदू धर्म के पंडित या पुराण लोग के जो अज्ञानी पुजारी वगैरह थे, उन्होंने जो है कर्मकांड इत्यादि चीज़ें डाल दी थी धर्म में, ठीक है। तो इसकी इन्होंने आलोचना भी स्पष्ट रूप से की थी, यानी कि उत्तरकालीन हिंदू धर्म के पुराणों और हिंदू धर्म को विकृत करने वाले अज्ञानी पुजारियों की आलोचना भी इनके द्वारा स्पष्ट रूप से की गई थी, ठीक है। चलिए, हालांकि आर्य समाज कभी भी एक राजनीतिक संस्था नहीं रही थी, लेकिन इसने जो है राष्ट्रवाद के विकास या राष्ट्र भावना में काफ़ी अपना योगदान दिया था, ठीक है। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जब ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी तो भारत का वायसराय था। ऑप्शन है ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड लॉरेंस या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। जब भारत की राजधानी को जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था, जब करके क्यों बात कर रहे हैं भाई हम लोग, भारत की राजधानी को जो है जॉर्ज पंचम जब आए थे, ठीक, जॉर्ज पंचम आते हैं दिल्ली दरबार या द्वितीय दिल्ली दरबार में भाग लेने 1911 में। उसी समय इनके द्वारा यह घोषणा की गई कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। कब यह घोषणा की गई थी? 12 दिसंबर 1911 में। उसके बाद जो है 1 अप्रैल 1911 में, 1 अप्रैल 1912 हो जाएगा ना, 1 अप्रैल 1912 में कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली ले आया गया और उस समय जो है लॉर्ड हार्डिंग ही वायसराय थे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश या ऑब्लिक तेलंगाना, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत के तेलंगाना राज्य से ही शुरू हुआ था, ठीक है। हालांकि उस समय आंध्र प्रदेश का था वह, लेकिन अब यह तेलंगाना राज्य है। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, गांव का नाम बताऊं तो सबसे पहले गांव में हुआ था पोचमपल्ली गांव में इसकी शुरुआत हुई थी। पोचमपल्ली गांव में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले किस डेट को बता दूं, वैसे इतना ज़रूरी नहीं, 18 अप्रैल 1951 को, ठीक है। भूदान आंदोलन कभी आ गया कि कब से शुरू हुआ, 1951 से शुरू हुआ, ठीक। और सबसे पहले भूदान किसने किया था तो रामचंद्र रेड्डी एक जमींदार थे वहाँ के पोचमपल्ली गांव के, रामचंद्र रेड्डी, इनके द्वारा जो है इस आंदोलन के माध्यम से सबसे पहले भूदान किया गया था, ठीक। नेक्स्ट बताइए, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। दूसरा, ऑप्शन बी है कि असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन सी है कि बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और ऑप्शन डी है कि इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यानी कि यह गलत दिया हुआ है कि जलियांवाला नरसंहार के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, ठीक। चौरी चौरा कांड होता है। इसके बाद गांधी जी द्वारा जो है चौरी चौरा कांड होता है। इसके बाद गांधी जी द्वारा जो है इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। किस आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, ठीक।
इसमें मुस्लिम समुदाय की भी व्यापक भागीदारी थी, ठीक, क्योंकि उसी समय एक और नया आंदोलन चल रहा था और वह था खिलाफत आंदोलन, जिसको गांधी जी द्वारा समर्थन भी दिया गया। तो यह दोनों आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ चल रहे थे, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा भागीदारी देखने को मिली थी हिंदू मुस्लिम की, ठीक है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला, बिल्कुल सही बात है, ठीक। और अगला बारदौली प्रस्ताव। बारदौली प्रस्ताव होता है, आप लाया गया था गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को। एक बारदौली में गांधी जी द्वारा जो है बारदौली में कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक बुलाई जाती है और वहीं पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, ठीक। प्रस्ताव पारित करके आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा दे दी जाती है, कर दी जाती। इसी प्रस्ताव को बारदौली प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 12 फरवरी 1922 डेट याद रहनी चाहिए दोनों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह कथन कारण के स्वरूप में है, तो सबसे पहले कथन ए को पढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, और कारण आर बताया जा रहा है कि सम्मेलन के इस दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम थी। तो नीचे कूट को देकर के आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है पहला ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सत्य और आर असत्य है, और ऑप्शन डी है कि ए असत्य और आर सत्य है। थोड़ा लाइक करते चलिए और अन्य लोगों के साथ शेयर करिए, इतने अच्छे कंटेंट शायद ही आपको मिले कहीं पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, हो सकता है कहीं हो, मुझे जानकारी ना हो। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के एकमात्र कांग्रेसी प्रतिनिधि थे। वहीं इस सम्मेलन में गांधी जी गए ही इसलिए थे, गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए भी थे, ठीक। कब हुआ था यह समझौता? तो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, ठीक। इस समझौते के परिणाम स्वरूप जो है गांधी जी को जाना पड़ा कहाँ? लंदन। वो सोचिए, एक समझौता यहाँ किया, टहलने लंदन चले गए। कोई बात नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिए आप लोग, ठीक है। इसमें गांधी जी द्वारा क्या क्या सहमति व्यक्त की गई थी? तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय चल रहा था देश में, इसको वापस लेने पर सहमति प्रकट की गई थी, ठीक है। कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, इस पर सहमति प्रकट की गई, ठीक। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या क्या छूट दी गई? तो जो भारत में जो अध्यादेश, जो कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार के अध्यादेश या केस दायर किए गए थे, उन सबको वापस लेने पर सहमति व्यक्त की गई थी। किसके द्वारा? इरविन के द्वारा, ठीक। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 10 नवंबर, बी 10 दिसंबर, सी 24 नवंबर या डी 24 दिसंबर। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 1986 में जो है 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ठीक। 24 दिसंबर 1986 को एक अधिनियम पारित हुआ था, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, बता रहा हूं तो इसका मतलब जरूरी है, संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ठीक। इसीलिए 24 दिसंबर को ही भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस संगठन ने स्वच्छ समुद्र NW 2019 का आयोजन किया था? ऑप्शन है ए भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र, ऑप्शन सी है भारतीय तटरक्षक, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, तटरक्षक बल कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ICG, तटरक्षक बल कहाँ है? सुन के मज़ा आया ना? कह रहे इनको तो पता ही नहीं है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा
कौन सा दिवस मनाया गया, कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो स्वच्छ समुद्र कार्यक्रम NW 2019 आयोजित किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, यह स्वच्छ समुद्र NW 2019 में किया गया था। तो एक जो है 2 दिवसीय क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया पर अभ्यास आयोजित किया गया था। किस पर? प्रदूषण की प्रतिक्रिया पर, लेकिन क्षेत्रीय प्रदूषण की प्रतिक्रिया पर एक 2 दिवसीय अभ्यास आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में मुख्यतः किया क्या गया था कि जो तेल फैल जाता है ना समुद्र में, उसकी सफाई के लिए या उसके कारण प्रदूषण बढ़ने के कारण जो प्रदूषण होता है उस पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, इसी का अभ्यास इसमें किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ठीक, आइए, कहाँ पर हुआ था यह हुआ था कच्छ की खाड़ी में। कहाँ हुआ था? कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में यह आयोजन किया गया था या यह अभ्यास किया गया था, स्वच्छ समुद्र NW 2019। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर स्थापित किया गया है? पहला है ऑप्शन ए कि नई दिल्ली, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है वाराणसी या फिर ऑप्शन डी नासिक। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नासिक रेलवे स्टेशन पर एक ऑक्सीजन पार्लर को बनाया गया ताकि जो यात्री हैं वह यह चीज़ समझ सके कि भैया स्वच्छ हवा में सांस लेना कैसा होता है। ठीक है, इसे 2 लोगों के द्वारा स्थापित किया गया है। इंडियन, कितनी हंसने वाली बात है ना कि हमने इतना प्रदूषित कर दिया है अपने वातावरण को कि हमें अब एक पार्लर बनाया जा रहा है, एक अलग से डब्बा बनाया जा रहा है, एक अलग से जगह बनाई जा रही है कि वहाँ हम जा कर के महसूस करें कि स्वच्छ हवा कैसी होती है। चलिए, इसकी स्थापना इंडियन रेलवे प्लस एयरो गार्ड के द्वारा की गई। किसके द्वारा? एयरो गार्ड के द्वारा। कोई सैन्य संगठन नहीं है, यह एक प्राइवेट संस्था है जिसका नाम है एयरो गार्ड। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि अरब सागर में जनवरी 2020 में चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है ए सी प्रोटेक्टर्स, बी वॉरियर्स, सी गार्डियंस या फिर डी शाहीन। चलिए, इसका सही नाम है ऑप्शन नंबर सी गार्डियंस नाम है। यह अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच पहली बार चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं के बीच यह अभ्यास होता है। कहाँ पर? अरब सागर में। ठीक, अरब सागर में इस अभ्यास को किया गया चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं के मध्य, जिसका नाम था सी गार्डियंस। उसके अलावा भारत, चीन और पाकिस्तान के और भी 2 सैन्य अभ्यास होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है वॉरियर, जिसका नाम जो है वहाँ की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, स्थल सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा यह अभ्यास होता है दूसरा शाहीन, यह वहाँ की एयरफोर्स के बीच अभ्यास होता है। ठीक है, इन दोनों की एयरफोर्स के बीच जो अभ्यास होता है उसे शाहीन बोलते हैं। ठीक, संयुक्त वायु अभ्यासों की यह श्रृंखला चल रही है। वहीं वॉरियर जो है यह भी संयुक्त सैन्य अभ्यासों की ही श्रृंखला है, लेकिन यह पहली बार हुआ है तो उम्मीद है की जा रही है ऐसा कि यह भी अब एक श्रृंखला के रूप में बारी बारी से आयोजित होगी प्रत्येक वर्ष। ठीक, वहीं एक हमारे यहाँ भी चलता है जिसका नाम है धर्म, क्या नाम है? धर्म गार्डियंस। ठीक है, धर्म गार्जियन, गार्डियन नहीं, धर्म गार्जियन। यह इंडिया प्लस जापान के बीच होता है। ठीक, भारत और जापान के बीच यह युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। यह सैन्य अभ्यास है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि ISFR 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहाँ वनावरण लगातार बढ़ रहा है। कथन 2 है कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.26% भाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। और कथन 3 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। बताना है आपको कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है पहला कि ए कि केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी है कि 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है कि केवल 1 और 3 सही है, अथवा ऑप्शन डी 1, 2, 3। चलिए थोड़ा सोच लीजिए, वीडियो पॉज करके सोच लीजिए, रुक जाता हूँ। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। भारत जो है विश्व के उन चुनिंदा देशों में जहां पर लगातार वन आच्छादन बढ़ रहा है। ठीक, कितना बढ़ा है इस बार? तो ISFR 2019 में 2017 की तुलना में बढ़ा है कुल 5188 वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ
वन क्षेत्र बढ़ गया 5 ये 1 8 कहाँ से लिख दिया, 5188 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ठीक, यह नहीं रहेगा ना, इतने वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र हमारे यहाँ बढ़ा है। वन और वृक्ष आच्छादन अगर दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है। बाकी अगर कुल वनावरण की बात करें तो वन क्षेत्रों और वन और वृक्ष क्षेत्रों को मिला करके भारत का लगभग 80.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है यह आपका क्या है, भारत में वनाच्छादित है। ठीक, वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है, जो कि देश से कुल क्षेत्रफल का 24.56% है। वन और वृक्ष क्षेत्र दोनों मिला करके बात हो रही, ठीक है। बाकी वन रिपोर्ट की आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए। हाँ, यहाँ पर जब बातें आई हैं तो थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहिए प्रश्नों के माध्यम से भी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे पहले मध्य प्रदेश है, उसके बाद स्थान आता है, बताइए, नीचे लिखा हुआ है ना भाई, बताया मैंने कि यह सही कथन है। ठीक, तो सबसे बड़ा स्थान है, सबसे बड़ा क्षेत्र है किसके पास, मध्य प्रदेश के पास। मध्य प्रदेश के पास अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और फिर अंत में महाराष्ट्र। ठीक, शुरू के 5 जानते रहिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यह रिपोर्ट जारी की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसकी स्थापना यह और द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है यह। ISFR हर 2 वर्ष पे एक बार जारी की जाती है। 2017 में आई थी, 2019 में अब की आई है। ठीक, अब बात करते हैं FSI की, तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसका मुख्यालय है उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, और किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो सीधी सी बात है, मंत्रालय होगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, और थोड़ी सी बात अगर इसके बारे में की जाए तो 1981 से पहले जो है एक संस्था हुआ करती थी, कौन सी, उसका नाम था प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, PISFR। ठीक, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक, यह FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और UNDP के द्वारा बनाई गई एक संस्था थी। ठीक, FAO और UNDP के द्वारा भारत सरकार में शुरू की गई एक परियोजना या योजना, कुछ भी कह लीजिए। 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में इसका स्थान ले लिया FSI ने। ठीक, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका स्थान ले लिया था। थोड़ा सा और एक चीज़ बता दूं कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ कहाँ बढ़े हैं, तो देखिए सर्वाधिक वन जो बढ़े हैं वह बढ़ा है कर्नाटक। ठीक, वन क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ कहाँ बढ़ा है। ठीक, वन वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य बता रहा हूँ बस आपको, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और फिर केरल। क्रम भी यही है इनका, 1 2 2 3। एरिया जानने की ज़रूरत उतनी नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। हाँ, बाकी और डिटेल वीडियो के लिए आपके पास एक वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ जाएगी समय रहते, परेशान मत होइए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि भीमबेटका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है पहला कि यह अरावली पर्वतमाला की तलहटी के पश्चिम में अवस्थित है, और कथन 2 है कि यह शैलाश्रय इंदौर से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। पूछ रहा है नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तरों को बताइए। पहला है ऑप्शन ए की केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। 2 लिखना भूल गए ये लोग, न तो 1 न ही 2। मेरा कटा नहीं है, बहुत मेहनत से किया हूँ और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। चलिए, यह दोनों ही कथन से गलत है। ठीक, यानी कि सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए अरावली पर्वतमाला के पास नहीं है भीमबेटका भैया। भीमबेटका जो है आपकी यह विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में, कहाँ पर है, विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में है। विंध्याचल जिसे बोलते हैं, विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में है अरावली नहीं। ठीक, भीमबेटका है विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में। दूसरी बात, दक्षिणी छोर पर है, इसके दक्षिणी छोर पर, ये जानते रहिए। दूसरी बात, जब ऐसा प्रश्न आ गया है पश्चिम में है किधर है, तो इसे भी जानते रहिए, विंध्य पर्वतमाला के दक्षिणी छोर पर है। दक्षिणी छोर पर नहीं, विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में है और भारतीय पठार के दक्षिणी छोर पर है। ठीक है,
भारतीय पठार के दक्षिणी छोर पर विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है भीमबेटका। ऐसे जान लीजिए, पूरी स्टेटमेंट सुन लीजिए। नेक्स्ट, ये शैलाश्रय इंदौर से 45 किलोमीटर पश्चिम में नहीं है, ना 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 ना, यह शैलाश्रय है भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में। ठीक, कौन सा शैलाश्रय? बात हो रही भीमबेटका की। ठीक है, भीमबेटका शैलाश्रय जो है यह भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। एग्जैक्ट बात करें तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, बहुत अच्छे से बात की गई है। उधर आर्ट एंड कल्चर वाले सीरीज में जो चल रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही घटना चक्र की, और आर्ट एंड कल्चर में भी बात की गई इसके बारे में। ठीक, आप लोग लगातार फॉलो कर रहे होंगे तो पता होगा। ठीक, यहाँ कुछ चित्र भी हैं, भित्ति चित्रों के लिए खासतौर पर प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसलिए प्रसिद्ध है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव जीवन का शुरुआती साक्ष्य है वह यहीं से मिला है। ठीक, कुछ साक्ष्य, सर्वप्रथम नहीं बोला हूँ। ठीक है, शुरुआती साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और वो कौन कौन से हैं तो देखिए, यहाँ पर कुछ भित्ति चित्र बने हुए हैं, हाथियों के बने हुए हैं, सांभर का बना हुआ है, खाने वाला नहीं, सांभर का बना हुआ है, हिरण का बना हुआ है, आदि का चित्र भी यहाँ पर बना हुआ है। ठीक, डोसा सांभर वाला सांभर नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित विदेशी आक्रांताओं का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक, कोरोनोलॉजी पूछ रहा है, बताइए। ऑप्शन है ए कुषाण शक यूनानी, ऑप्शन बी यूनानी कुषाण शक, ऑप्शन सी कुषाण यूनानी शक, या फिर ऑप्शन डी यूनानी शक कुषाण। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सबसे पहले आए थे ग्रीक, उसके बाद शक और उसके बाद कुषाण। ठीक, यानी कि यूनानी, शक और कुषाण कब कब आए थे, क्रम जान लीजिए। तो यूनानी आते हैं 326 ईसा पूर्व में। कौन था? यह थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर। ठीक है, 326 में। थोड़ा उल्टा सीधा लिख रहा हूँ, थक गया बोलते बोलते मैं, लाइक आप लोग करते नहीं। उसके बाद आते हैं शक। ठीक, जिन्हें हम लोग, उसमें कौन आया था सबसे पहले? तो शकों में आए थे शक, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं। ठीक, आया कौन था? फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आते हैं। आया कौन था? तो सीथियन। कौन आया था? सीथियन। उसके बाद आता है कुषाण। ठीक, कब आए थे कुषाण? तो यह भी पहली शताब्दी ईस्वी में आए थे। यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे और यह पहली शताब्दी ईस्वी में आते हैं। कौन? कुषाण। ठीक है, आइए आज के लेक्चर के अंतिम प्रश्न और इस सीरीज के प्रश्न संख्या 50 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से कि मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी शाह आलम प्रथम, या फिर ऑप्शन डी जहांदार शाह। चलिए सबसे पहले तो इसे जान लीजिए, प्रश्न से एक आंसर निकालिए कि एक मयूर सिंहासन था उनके काल में मुगल सम्राटों के, जिसे तख्ते ताउस भी बोला जाता था। क्वेश्चन से आंसर निकालते चलिए जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, बाकी वहाँ की वहाँ देखी जाएगी। वहाँ क्वेश्चन से आंसर मत निकालने लगेगा, क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और निकाल लें, नहीं, वहाँ जो क्वेश्चन आए उससे अपना आंसर निकालिए। चलिए यहाँ बात करते हैं। ये थे भैया तख्ते ताउस पर बैठने वाले या मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट अपने रंगीला भाई साहब, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, 1739 में नादिर शाह आता है, इन पर आक्रमण करता है और लेकर के चल देता है। ईरान जाते समय अपने साथ यह मयूर सिंहासन भी लेके चला जाता है। करनाल का एक युद्ध हुआ था, उसमें मुगलों को हराया था उसने। करनाल के युद्ध में मुगलों को हरा दिया गया था नादिर शाह के द्वारा। ठीक, और बाद में जब यह जाने लगा वापस ईरान, तो यह अपने साथ इस सिंहासन को भी लेके चला गया, मयूर सिंहासन को भी। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे अब कल या फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो के साथ आपसे। तब तक आप लोग बने रहिए साथ में और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए अपने अन्य मित्रों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।